तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मू चेन के सारे ग्रैंडफादर्स उसे एक अवेकनिंग सेरेमनी में लेकर आ जाते हैं जहां वो उसकी सोल अवेकनिंग करना चाहते थे और उसके लिए वो लोग अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स की पावर्स को इकट्ठा करते हैं जो कि अलग अलग स्पिरिट बीस्ट से ली गई होती है। उन सारे स्पिरिट बीस्ट के एसेंस को एक जगह मिलाकर उनसे एक सूप बनाया जाता है और उसे 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है जो कि अलग अलग एट्रीब्यूट पावर्स के लिए होते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि उन सूप को पीने के बावजूद भी मू चेन की पावर्स एक्टिवेट नहीं हो पाती, जिस पर वो सब लोग समझ जाते हैं कि ये एक ऑर्डिनरी लड़का है, इसलिए ये कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। बेहतर है कि हम लोग इसे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं ताकि बाहर जाकर ऑर्डिनरी लोगों के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। मगर वहाँ पे मौजूद उसका सबसे बड़ा ग्रैंडपा जो कि विलेज चीफ है वो कहता है कि नहीं, इसकी बॉडी सबसे ज्यादा खास है, ये एक डिवाइन बॉडी है जो कि हर तरह की एट्रीब्यूटिक पावर को अचीव कर सकती है, मगर इसे एक्टिवेट करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और हमें इसे और भी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ताकि ये अपनी अवेकनिंग को जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले। और हमें दिखाया जाता है उसके सारे के सारे ग्रैंडपा उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और अपने स्किल्स उसे सिखाने की कोशिश करते हैं। और विलेज चीफ कहता है कि मैं जानता हूँ ये लड़का एक ऑर्डिनरी लड़का है, मगर मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ही तेजी के साथ अपग्रेड हो रहा है। हमें दिखाया जाता है मू चेन एक जगह कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कहता है कि ग्रैंडपा के सिखाए हुए मेथड की मदद से मैं बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा हूँ। मुझे फील हो रहा है कि मेरी बॉडी पहले के मुकाबले में ज्यादा बेहतर हो गई है, मेरे अंदर पहले के मुकाबले में और भी ज्यादा वाइटैलिटी आ गई है, मगर मैं नहीं जानता कि मुझे ये कल्टीवेशन किस लेवल तक लेकर जानी है। आखिर इसकी कोई लिमिट तो होगी जिसके बाद मेरी अवेकनिंग होगी। वो वहीं पे ही लेट कर अभी ये सब कुछ सोच रहा होता है, मगर अचानक उसे ग्रेनी की आवाज सुनाई देती है। वो उसे बुला रही होती है तो उसकी आवाज सुनते ही वो फौरन से उसके पास चला आता है और मू चेन कहता है कि ग्रैनी सी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, मगर इसकी पर्सनैलिटी बार बार बदलती रहती है। कभी ये एक टेलर बनकर कपड़े सीना शुरू कर देती है, तो कभी ये एक मिडवाइफ बन जाती है, तो कभी ये कोई सामान बेचने वाली बन जाती है। मगर मुझे लगता है कि मेरी ये मदर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, अभी इसने अपने और भी ज्यादा रूप दिखाने हैं। पता नहीं इसने अपने अंदर क्या कुछ छुपा के रखा हुआ है। मदर के पास जो मास्क है उन्हें देखकर मुझे ऐसा हमेशा फील होता है कि जैसे वो कुछ ऐसी चीज है कि जिसके बारे में उन्होंने मुझे कभी भी नहीं बताया, शायद वो एक वक्त आने के बाद ही मुझे उसके बारे में बताएंगी। और फिर उसकी ग्रैनी उससे कहती है कि आज मैं तुम्हें गांव से बाहर लेकर जा रही हूँ जहां मैं तुम्हें कुछ टेलर के स्किल्स सिखाऊंगी। मगर फिर मू चेन कहता है कि मदर, टेलर तो सिर्फ और सिर्फ कपड़े सीते हैं ना, क्या आप मुझे सिर्फ कपड़े सीना सिखाएंगी? मगर उसकी मदर अजीब से एक्सप्रेशन देते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हें एक स्पेशल ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। जिसके बाद वो उससे कहती है कि हर लिविंग बीइंग के 2 अलग अलग क्लॉथ होते हैं। पहली ड्रेस को हम लोग अपनी सोल की मदद से अपनी अपीयरेंस के लिए मेंटेन करते हैं और दूसरी टेक्निक को कहते हैं सोल अटैचिंग टेक्निक, जिसमें हम लोग किसी भी जानवर या फिर किसी लिविंग बीइंग की स्किन को अपनी बॉडी के साथ अटैच कर सकते हैं। इसे शेडो टेक्निक भी कहते हैं। ये सुनकर मू चेन कहता है कि शेडो टेक्निक, ये तो नाम से ही बड़ी खतरनाक लग रही है। उसकी ग्रैनी कहती है कि चलो आ जाओ, आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ड्रेस बना देती हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक तालाब के पास एक हिरन खड़ा हुआ होता है जो कि वहाँ पे पानी पी रहा था। ग्रैनी मू चेन के साथ वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि अब बिल्कुल खामोशी से यहाँ पर बैठना। मगर उस हिरन को उन लोगों की आवाज सुनाई देती है जिस पर वो अलर्ट हो जाता है और वो अपनी बॉडी को फौरन से ट्रांसपेरेंट बनाकर खुद को अपने दुश्मनों से बचाने की कोशिश करता है और वहाँ पे पानी के पास में ही एक जगह जाकर बैठ जाता है। और फिर ग्रैनी उससे कहती है कि पहला स्टेप है सोल फिक्सिंग। ये कहने के बाद वो हल्का सा ब्लड सीधा उस पानी की तरफ भेजती है जहाँ पे हिरन का शेडो दिख रहा होता है। वो उस शेडो के जरिए उस हिरन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है और हमें दिखाया जाता है कि वो हिरन फौरन से उस पानी से बाहर अपीयर हो जाता है। जिसके बाद मू चेन उसके पास आता है और वो उसे टच करता है तो वो कहता है कि इसे हुआ क्या है, ये हिल क्यों नहीं रहा? तो फिर ग्रैनी कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने सोल फिक्सिंग टेक्निक यूज की थी उससे मैंने इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। मगर फिर मू चेन को वहाँ पर हिरन का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जिस पर वो कहता है कि ग्रैंडमा, आखिर आपने इसके रिफ्लेक्शन पर ही हमला क्यों किया है? तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं इसकी मूवमेंट को रोकना चाहती थी। ये एक बहुत ही खास टेक्निक होती है जिसकी वजह से हम लोग किसी भी शेडो को पकड़कर उसकी रियल बॉडी को मूव करने से रोक देते हैं।
ये कहने के बाद फिर वो अगला स्टेप शुरू करती है और उसे बताती है कि ये दोनों एनर्जीज जब एक साथ कंबाइन हो जाती हैं तो ये किसी भी जिंदा कर देती है। और हाँ, जैसे ही हम लोग इसकी सोल को कंट्रोल करेंगे तो इसकी बॉडी और इसकी स्पिरिट सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। और फिर वो उसे बताती है कि इस हिरन की बॉडी के अंदर 7 अलग अलग स्पिरिट्स मौजूद होती हैं जो कि इसकी की और ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करती है। एक मर्तबा तुमने 3 सोल और 7 स्पिरिट को कंट्रोल कर लिया तो उससे तुम किसी भी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो और फिर तुम जो भी चाहो उस क्रीचर के साथ वो कर सकते हो। तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? तो फिर मुचेन कहता है कि हाँ, मैं ये सारी बातें नोट कर रहा हूँ। और फिर ग्रैनी कहती है कि चलो अब कपड़े बनाने की बारी आ गई है। ये कहने के बाद वो फौरन से वो ब्लड थ्रेड्स के जरिए उस पानी के अंदर मौजूद उस शेडो को बाहर निकाल कर ले आती है और कहती है कि हमें इस शेडो को इसकी रियल बॉडी से अलग करना है। ये देखकर मुचेन बिल्कुल हैरान से रह जाता है और दूसरी तरफ ग्रैनी कहती है कि अब इस शेडो को हम लोग फौरन से नए ड्रेस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने उन ब्लड थ्रेड्स को उस शेडो के अंदर घुसा देती है और देखते ही देखते वो सारे के सारे ब्लड थ्रेड्स उस पूरे के पूरे हिरन को कवर कर लेते हैं। और वो ग्रैनी जैसे ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करती है तो वो पूरे के पूरे शेडो को एक ड्रेस में ट्रांसफॉर्म कर देती है। ये देखकर मुचेन बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और कहता है ये जबरदस्त है। क्या वाकई में ग्रैनी की पावर्स इतनी खास हैं कि वो किसी भी चीज की स्किन से एक नई ड्रेस बना सकती है। और फिर हम देखते हैं कि वो ग्रैनी उस हिरन की स्किन से बनी हुई ड्रेस को फौरन से मुचेन की बॉडी पर पहना देती है और कहती है कि जब भी तुम कभी बाहर जाओ तो इस तरह की स्किन पहनकर जाया करो। वो स्किन पहनकर मुचेन को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है, मगर फिर अचानक वो फील करता है कि जैसे उसकी बॉडी में कुछ हलचल होने लगी है। वो ग्रैनी से कहता है कि उस हिरन का क्या हुआ, क्या वो अब बगैर शेडो के रहेगी, उसे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो ग्रैनी कहती है कि हम लोगों ने बस उसका शेडो उससे लिया है, इसलिए उसे इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस मैं ये नीडल निकाल दूं तो ये फ्री हो जाएगी। ये कहते ही वो अपनी नीडल जैसे ही निकालती है तो वो हिरन आजाद हो जाता है और फौरन से वहां से चला जाता है। और फिर ग्रैनी कहती है कि उसका शेडो उसे बहुत जल्द वापस मिल जाएगा, मगर मुचेन देखता है कि उस स्किन में अजीब सी एनर्जी फील होने लगी है। देखते ही देखते उसकी बॉडी के पीछे से एक बहुत बड़ी पूंछ निकल आती है और मुचेन की बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। देखते ही देखते वो सेम उसी तरह के ही हिरन में ट्रांसफॉर्म होने लगा था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, मगर इस पर वो बहुत ज्यादा खुश भी होता है कि ये टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। वो घूमते फिरते वापस अपनी ग्रैनी के पास आ जाता है और कहता है आपने सच में आज मुझे बहुत ही अच्छे स्किल्स सिखाए हैं। मगर ग्रैनी को फिर कोई आवाज सुनाई देती है जो कि एक आदमी की होती है। वो कहता है कि अच्छा तो तुम सोल लॉकिंग टेक्निक को यूज कर रही हो जिससे तुम डेविल्स को क्रिएट करती हो। इस टेक्निक को तो असल में शेडो मैजिक इल्यूजन कहते हैं। सोचा नहीं था कि इतनी दूर किसी ऐसे शख्स को देखूंगा जो कि मैजिक स्पेल को यूज कर सकता होगा। उन लोगों को वहां पर देखकर ग्रैनी कहती है कि ये कौन लोग हैं और ये इतनी दूर तक कैसे आ गए। इतने में हम देखते हैं कि वो मास्टर फौरन से अपना एक कदम आगे बढ़ाते ही स्पेस स्किप करते हुए उसके पास आ पहुंचता है और कहता है कि मुझे पता है कि डिमोनिक कल्ट वो बाहर के इलाकों में सरवाइव नहीं कर सकता, इसीलिए तुम लोग यहाँ पर आकर छुप गए हो। मुचेन जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि ये कौन से डीमन कल्ट की बात कर रहा है और ये लोग इतने ज्यादा अजीब से क्यों लग रहे हैं। मगर फिर ग्रैनी उन लोगों से कहती है कि मैं एक बूढ़ी ऑर्डिनरी औरत हूँ जो कि यहाँ पे रिवर के पास में रहती हूँ। मगर मास्टर कहता है कि अच्छा ऑर्डिनरी लोग भला कब से सोल फिक्सिंग टेक्निक को यूज करने लगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस मर्तबा तुम लोग शायद कहीं घूमने फिरने के लिए निकले हुए हो। अब तो तुमने एक जानवर की स्किन को उतारा है, मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट टाइम शायद तुम किसी ह्यूमन की स्किन को उतारोगी। ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सा डर जाता है और दूसरी तरफ वो मास्टर कहता है कि तुम्हारा ये सोल लॉकिंग स्किल एक विल स्किल है जिसकी मदद से तुम किसी भी लिविंग बीइंग की सोल को लॉक करके उसकी चमड़ी उधेड़ देती हो। मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए अपने बहुत सारे डिसेंडेंट्स को भेजा था, मगर उनमें से बहुत से लोगों को तुमने या तो बिल्ली में या फिर कुत्ते में या किसी और जानवर में ट्रांसफॉर्म कर दिया था ताकि तुम लोग उन्हें अपनी बाकी की लाइफ में खाकर खुद को सरवाइव रख सको। और यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है कि वो लोग ऐसे जानवरों को बेच देते हैं जो कि असल में जानवर नहीं बल्कि इंसान होते हैं। तुम्हारा ये मेथड एक विल मेथड है और मैं तुम्हें कभी भी इसके लिए परमिशन नहीं दूंगा। बेहतर ये कि तुम फौरन से अपनी मिस्टेक मान लो। ग्रैनी उसे देखती है कि
वो बंदा बिल्कुल सीरियस है तो वो फौरन से मुचेन से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे बीस्ट हैं जो कि ह्यूमन स्किन में घूम रहे हैं। हम लोगों ने ये स्किल्स इसीलिए सीखे हैं ताकि हम लोग उन जानवरों को ह्यूमन स्किन में पकड़कर वापस से असली लाइफ में भेज सके। इस तरह वो बीस्ट ह्यूमन फॉर्म में किसी को भी धोखा नहीं देंगे, ना ही वो किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो मुचेन को ये बात समझ में आ जाती है और फिर ग्रैनी उससे कहती है कि मैं ली जियांग से के इन लोगों को किसी तरह किसी और डायरेक्शन की तरफ लेकर जाती हूँ। जितना जल्दी हो सके फौरन अपने घर की तरफ जाओ। ये कहने के बाद वो उस मास्टर से कहती है कि तुम लोग जब से पावर में आए हो तब से लेकर अब तक तुम लोग हमेशा से कमजोर लोगों का फायदा उठाते आए हो, और जब से तुम लोगों ने यान कोंगुओ की किसी को फॉलो किया है तब से लोग तुमसे परेशान हो गए हैं। तुम अब उन लोगों को छोड़कर सीधा हमारे पास आए हो और हमारे डाशू में आकर हमें ही चैलेंज कर रहे हो। मगर फिर वो बंदा कहता है कि यान कोंगुओ ये असल में हमारे सिटी का नाम है जिसे फेंग शेनयू ने एस्टेब्लिश किया है, और हमारा ली जियांग सेक्ट वो साउथ साइड का सबसे फेमस सेक्ट है क्योंकि हमारे सेक्ट को यान कांग खुद से असिस्ट करती है और उसे फॉलो करना ही गॉड को फॉलो करना है। और हमें पहले से ही ये बात बता दी गई है कि डाशू विलेज में बहुत सारे डिवाइन रियलम के आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं। यहाँ पे सभी गॉड्स के वेसल्स मौजूद हैं और हमें पता है कि उन लोगों को यहाँ पर बहुत ही बेदर्दी से मारा गया था। तुम लोग सच में डेविल्स हो। तुम लोग न सिर्फ डिवाइन डोमेन की वायलेशन कर रहे हो बल्कि तुम लोग यहाँ पर एविल स्किल्स को भी यूज कर रहे हो, जो कि सच में एक बहुत ही बड़ा और सीरियस सिन है। अगर आज मैंने तुम्हें न मारा तो पता नहीं तुम आगे चलकर कितने लोगों को मारोगी। ये सुनकर मुचेन कहता है कि क्या ये लोग मेरी मदर को मारना चाहते हैं। मगर फिर हम लोग देखते हैं कि ग्रैनी भी अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने रेड थ्रेड्स को हर जगह फैला देती है। मगर फिर ग्रैनी मुचेन से कहती है कि ये लोग शायद मेरे मेथड्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात को समझो। मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ और तुम फौरन से भागना शुरू कर देना। ये सुनते ही मुचेन फौरन से वहाँ से भागना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ वो मास्टर कहता है कि ली जियांग सेक्ट के डिसाइपल्स ये लड़का भागने ना पाए क्योंकि ये डेविल आगे चलकर हम लोगों के लिए बहुत बड़ी तबाही ला सकता है, इसे फौरन से खत्म कर दो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद कुछ डिसाइपल्स उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लोग फौरन से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। एक बंदा अपनी सोर्स उसकी तरफ थ्रो करता है तो दो बंदे उन सोर्स के ऊपर अपना पैर रखते हुए अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं और वो ग्रैनी उन लोगों के अटैक को रोकने की कोशिश करती है और उन सोर्स को पकड़ती है। मगर अचानक से वहाँ पे मौजूद एक बंदा अपनी वाटर टेक्निक की मदद से उसकी थ्रेड टेक्निक को बीच में ही रोक देता है। दूसरी तरफ मुचेन वहाँ से भागकर दूर निकल जाता है। इतने में वहाँ पे खड़ा हुआ वो मास्टर उस ग्रैनी से कहता है कि डीमन तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे मौजूदगी में हमारे डिसाइपल्स पर हमला करने की कोशिश कर रही हो। मगर फिर ग्रैनी कहती है कि मैंने बहुत ही लंबे टाइम से प्रैक्टिस नहीं की। ये तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों की चमड़ियां उधेड़ कर अपने कपड़े बनाऊं। ये कहते ही वो अपनी नीडल्स निकाल लेती है और कहती है कि ठीक है तो फिर आ जाओ तुम लोग। ये सुनते ही वो सारे लोग उस पर एक साथ ही टूट पड़ते हैं और इस तरफ हमें दिखाया जाता है मुचेन बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है और उसके पीछे कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर मुचेन एक नदी के सहारे तेजी से भागता वो जा रहा था और कुछ लोग नदी के ऊपर भाग रहे थे और कुछ उसके दूसरी साइड पे थे। उन लोगों को वहाँ पर भागता हुआ देखकर मुचेन कहता है कि अच्छा तो ये लोग ग्रैंडपा मुआन की तरह पानी पर भाग सकते हैं। अगर मैं ऐसे ही इस पानी के साथ भागता रहा तो ये लोग मेरा रास्ता रोक लेंगे। ये कहने के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और हमें दिखाया जाता है ग्रैनी एक सोर्ड को अपने थ्रेड्स के साथ पकड़ लेती है और अपने पास आने वाले सारे के सारे सोल्जर्स को वापस से पीछे धकेल देती है। ग्रैनी के स्किल्स देखकर वो लोग बिल्कुल हैरान खड़े होते हैं और वो मास्टर कहता है कि इस ओल्ड ग्रैनी में सच में काफी दम है, लगता है कि इसे कंट्रोल करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये कहने के बाद वो फौरन से उसे मारने के लिए अपनी सूट का इस्तेमाल करते ही फौरन से उस पर हमला करता है और इतने में ग्रैनी उसे देख लेती है और हमें दिखाया जाता है मुचेन को एक जोरदार धमाके की आवाज आती है जिस पर वो समझ आता है कि वो ग्रैनी है। वो उनके साथ लड़ रही है, पता नहीं वो कब तक उनका मुकाबला करेगी। उनकी मदद के लिए मुझे फौरन से ग्रैंडफादर तक जाना पड़ेगा और उनके लिए मदद बुलानी पड़ेगी। इतने में उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर बहुत सारे हिरन मौजूद हैं जो कि सेम टू सेम बिल्कुल उसके ही जैसे हैं। वो कहता है कि मेरे पीछे आने वाले ये दो वॉरियर्स थोड़े से स्लो हैं, मेरे पास यहाँ पे अच्छा मौका है, मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। ये कहते ही वो अचानक से वहाँ पर अपनी ब्रेक लगाता है और फौरन से दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाता है और वो लोग उस पर हमला करते हैं। मगर मुचेन वहाँ से निकल जाता है।
पर वो लोग फिर से उसके पीछे भागते हैं और कहते हैं कि तुम जहाँ भी जाओ तुम भाग नहीं पाओगे। मगर मूचेन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो सब लोग उसका कंटिन्यूसली पीछा करते रहते हैं और कोई भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। इतने में फिर उनका सीनियर अचानक से उसके बेहद करीब पहुंच जाता है और जैसे उसे पकड़ने वाला होता है तो मूचेन झाड़ियों के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से वो खुद को बचा लेता है क्योंकि झाड़ियों के दूसरी तरफ बहुत सारे हिरन मौजूद होते हैं और वो उनके बीच में ही मिक्स हो जाता है। ये देखकर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि वो यहीं कहीं मौजूद होगा। हम लोग देखते हैं कि मूचेन उनके बीच में ही मौजूद था और दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं कि वो यहाँ से भागकर नहीं जाना चाहिए। उन लोगों का सीनियर कहता है कि उस लड़के को मारना है तो इन सबको खत्म करना होगा। ये कहने के बाद वो एक एरो का इस्तेमाल करते ही एक हिरन को वहीं पे ही मार डालते हैं। ये देखते ही बाकी सारे हिरन बहुत ज्यादा डर जाते हैं और घबराकर यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं और उनके साथ मूचेन भी भागने लगता है। मगर वहाँ पे मौजूद जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे के सारे हिरन को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और अपने स्वॉर्ड स्किल्स के साथ उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। मगर अभी भी मूचेन उनसे खुद को बचा रहा होता है और दूसरी तरफ ऊपर से एरोस की बारिश हो रही होती है और चारों तरफ से लोग स्वॉर्ड स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खून खराबा होता है। मगर मूचेन किसी तरह अपने आप को बचाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और कहता है कि ये लोग हमें डिमंस कह रहे थे और ये यहाँ पे कत्लेआम कर रहे हैं। इतने में अचानक एक एनर्जी वेव उसके पास से होकर गुजरता है जो कि उसके फेस को हल्का सा टच कर जाता है और इतने में वो लड़की देख लेती है कि असल में यही लड़का है जो कि हमसे भाग रहा है। वो लोग उसे पकड़ने के लिए फिर से उसका पीछा करते हैं तो मूचेन वहाँ से बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ भागना शुरू कर देता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये अब यहाँ से भागना नहीं चाहिए। वहाँ पे मौजूद लड़की अपनी स्वॉर्ड निकालती है और उसे फौरन से अपने एक सिल्क थ्रेड के साथ जोड़ लेती है और उसे जैसे ही मूचेन पर थ्रो करती है तो मूचेन उसके अटैक से बच जाता है। मगर दूसरी तरफ वो लड़की उसी स्वॉर्ड को वापस से डाइवर्ट कर देती है और उस पर एक और मर्तबा वार करती है, मगर इस मर्तबा भी वो बचकर निकल जाता है और मूचेन को वो स्वॉर्ड दिखाई देती है, जिस पर वो कहता है कि असल में ये लड़की अपनी स्वॉर्ड को किसी भी डायरेक्शन से मूव कर सकती है, जिसका मतलब है कि ये मेरे लिए और भी ज्यादा खतरे की बात है। वो स्वॉर्ड और वो लड़की दोनों ही उसके पीछे पड़े हुए होते हैं, मगर किसी तरह मूचेन अपने आप को अभी भी उन स्वॉर्ड अटैक से बचा रहा था। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड जैसे ही मूचेन के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है तो उसे दिखाई देता है कि उस स्वॉर्ड के साथ एक सिल्क थ्रेड जुड़ा हुआ है, जिस पर वो समझ जाता है कि ये स्वॉर्ड अपने आप हवा में कैसे मूव कर रही है। मगर अचानक एक वॉरियर उसे एक जोर से लात मारकर उठाकर दूर फेंक देता है। मूचेन देखता है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी हिरन हैं वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं, अब उसके पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं। इतने में एक वॉरियर उस पर जैसे ही स्वॉर्ड से अटैक करता है तो मूचेन उससे भी बच जाता है और वो लड़की अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर देती है, मगर वो उसके मल्टीपल अटैक्स से भी खुद को आसानी से बचा लेता है। यहाँ पर उसका लक बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा था क्योंकि वो सब लोग एक साथ ही हमला कर रहे थे। मूचेन अभी भी उन स्वॉर्ड से खुद को आसानी से बचाते हुए कहता है ये बॉडी मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना रही है, अगर मैं अपनी रियल बॉडी में होता तो शायद मैं और भी ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ निकल जाता क्योंकि मेरी रियल बॉडी इस बॉडी से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। मेरे पास भागने का बस अब सिर्फ एक ही मौका है, मुझे इस स्किन से निकलना होगा। ये कहने के बाद वो अपने सामने उस लड़की को देखता है। वो स्वॉर्ड अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी थी और जैसे ही मूचेन उसकी तरफ से भागते हुए ऊपर से कूदता है तो वो लड़की अपनी स्वॉर्ड के साथ उसकी स्किन को काट देती है, जिस पर उसे लगा कि शायद इसका काम तमाम हो जाएगा, मगर उस स्किन के अंदर से मूचेन बाहर निकल आ जाता है, जिस पर वो लड़की भी बिल्कुल हैरान सी रह जाती है और मूचेन फिर वहां से बहुत ही तेजी से भागने लगता है और वो लड़की अपनी स्वॉर्ड उसके ऊपर थ्रो करती है और हमें दिखाया जाता है उसके साथी उसे कहते हैं कि अरे वाह क्या निशाना है। हमें दिखाया जाता है कि वो स्वॉर्ड मूचेन के बिल्कुल पास आकर गिरी थी और उससे बचने के लिए वो इतना ज्यादा झुक गया था कि उसका सर बिल्कुल जमीन से टच होने लगा था और वो रेंगते हुए वहां से निकलकर फिर से भागने लगता है और वो लड़की अपने साथियों से कहती है कि मेरी स्वॉर्ड वाइटैलिटी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इस तरफ मूचेन उसको देखना होता है कि वो कौन सी टेक्निक को यूज करने वाली है और वो लड़की कहती है कि मेरा ये सिंगल थ्रेड इसके खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला, लगता है कि मुझे अपने कुछ एडवांस स्किल्स को यूज करना पड़ेगा। ये सुनकर उसका सीनियर हंसते हुए कहता है कि लगता है कि तुम अपने स्किल्स को इस लड़के के ऊपर आजमाना चाहती हो। तो वो लड़की कहती है कि क्या कहते हो, मैं ये यूज करना चाहती हूँ। तो फिर उसके बराबर में खड़ा वो लड़का कहता है कि चलो ठीक है। वो अपने पीठ पे बंधे हुए उस बॉक्स को बाहर निकालता है जिसके अंदर बहुत सारी सोर्ट्स होती है। वो लड़की अकेले ही फिर उन सारी की सारी सोर्ट्स को अपनी फिंगर्स के जरिए कंट्रोल करते हुए उनसे मूचेन पर हमला करना शुरू कर देती है, जिस पर मूचेन भी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये लड़की एक टाइम पर इतनी ज्यादा
सोर्स को एक साथ इस्तेमाल कैसे कर रही है। मैं इन लोगों को यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकता, वरना ये लोग विलेज में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लगता है कि मुझे इन लोगों को एक बहुत ही खतरनाक जगह पर लेकर जाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो तेजी से एक और डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है, मगर पीछे खड़ी हुई वो लड़की उस पर जैसे ही हमला करती है तो वो हमला सीधा उसके पैरों पर जाकर लगता है, तो वो वहीं पे ही गिर जाता है। और इतने में एक दूसरी शॉट सीधा उसके सीने पे आके लगती है, मगर हम देखते हैं कि मूचेन की बॉडी में कोई चीज होती है जो कि उस शॉट को रोक रही होती है। ये देखकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसके पास ऐसा क्या है। वो लोग फिर से अपनी शॉट्स उसकी तरफ थ्रो करने लगते हैं, मगर मूचेन वो उन शॉट्स को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी तो लोहे की बनी हुई हो। मगर एक वॉरियर कहता है कि इसने अपनी बॉडी के नीचे कोई आर्मर छुपाया हुआ है। और इस तरह फिर मूचेन कहता है कि ग्रैंडपा ने मुझे ये स्किल सिखाए थे। उन्होंने मुझे ये आयरन शूज दिए थे जिनका वेट 50 किलो से भी ज्यादा का है। फाइनली ये चीजें आज मेरे काम आ रही हैं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी मल्टीपल शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी एक साथ ही उसकी तरफ थ्रो कर देती है। और हम देखते हैं मूचेन वो कहता है कि चलो फिर मैं आज तुम लोगों को अपने ग्रैंडफादर्स की फॉरगिंग स्किल्स दिखाता हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी बॉडी में अटैच जितने भी फॉरगिंग आर्मर्स होते हैं उन सबको अलग अलग जगह पर भेज देता है और वो सारे के सारे उन शॉट से जाकर टकराते हैं, जिसकी वजह से मूचेन खुद को बहुत ही आसानी से उन शॉट से बचा लेता है। और वो लड़की कहती है कि ये आर्मर सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो फौरन से अपनी शॉट्स को वापस बुलाकर फिर से उसे थ्रो करती है, तो मूचेन फिर से अपने पैरों के जरिए भी उसे रोक रहा होता है। उसकी बॉडी में लगे हुए आर्मर्स तो बिल्कुल आयरन मैन के सूट की तरह काम कर रहे होते हैं। और वो जैसे ही उस आर्मर को उतार देता है तो वो कहता है कि मेरी बॉडी तो सच में बहुत ही ज्यादा हल्की हो गई है। ये कहने के बाद वो और भी ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ दौड़ने लगता है। और वो लड़की अपनी सारी की सारी शॉट्स को एक साथ ही थ्रो करती है, तो मूचेन उन शॉट से बिल्कुल बाल बाल बचता है। पर उसका पैर फिसल जाने की वजह से वो उस दरख्त से नीचे गिरने लगता है, तो वो सारी शॉट सीधा उसी की तरफ आ रही होती हैं, जिस पर वो समझ जाता है कि अब वो नहीं बचने वाला। मगर अचानक उसे अपने ग्रैंडपा ग्वान की बात याद आती है। उसके ग्रैंडपा ने कहा था कि तुम बिला वजह में इतना ज्यादा सोचते हो, तुम जहाँ भी हो वो जगह तुम्हारे लिए भागने के लिए बनी है। हर चीज तुम्हारा वेट उठा सकती है, बस तुम अगर ज्यादा स्पीड के साथ भाग सको तो तुम अपने वेट को आसानी के साथ लिफ्ट कर सकते हो। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि फ्लैट ना हो, इसलिए तुम हर एक चीज पर भाग सकते हो। ये कहने के बाद वो कहता है कि मैं इस वक्त हवा में हूँ और ये हवा बहुत ही लाइट है, मगर मैं इसमें भाग सकता हूँ। ये कहने के बाद वो उस हवा का ही सहारा लेता है और पलक झपकते ही बिल्कुल छू मंतर हो जाता है। ये देखकर वो लोग बिल्कुल हक के बके रह जाते हैं कि अचानक से ये लड़का तो बुलेट स्पीड से भागने लगा है। उसकी स्पीड बढ़ गई तो वो अब बहुत ही आसानी से उन अटैक्स को डॉज कर सकता था। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि ये लड़का सच में बहुत ही फास्ट भाग रहा है, इसका मतलब है कि इसकी वाइटैलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट पावर नहीं है और ना ही इसने कोई पावर अवेकन की है। मगर उन लोगों का सीनियर कहता है कि ये लड़का तो लिंगटाई माउंटेन के बेहद करीब आ गया है, ये खुद ही यहाँ पे मरने के लिए आया है। जिसके बाद हमें लिंगटाई माउंटेन को दिखाया जाता है। मूचेन सीधा उस माउंटेन के अंदर चला गया था और वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते उस माउंटेन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। और वो लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि उस माउंटेन के अंदर तो एक अलग से दुनिया आबाद है। और मूचेन वहाँ पर एक जगह छुप के खड़ा होकर उन लोगों को देख रहा होता है। और इस तरफ वो लोग कह रहे होते हैं कि जरा संभल कर रहना, इस माउंटेन के अंदर कोई भी खतरनाक क्रीचर हो सकता है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले खुद को पूरी तरह से तैयार रखना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मूचेन जो कि ऊपर खड़ा हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता एक साइड पे सरकने लगता है, जिसकी वजह से वो सीधा एक मॉन्स्टर के मुंह में जा पहुंचता है। और वो जैसे आंख खोलता है तो मूचेन डर जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।